प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। बता दें कि गोरखपुर शहर से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। ऐसे में वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वे यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही चुनावी सुगबुगाहट के बाद आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। पहले मायावती, बाद में अखिलेश के साथ चुनावी मिसाइल को लेकर बातचीत जारी थी। हालांकि चंद्रशेखर के अनुसार अखिलेश ने दलितों का अपमान किया। वहीं अखिलेश को दलितों के वोट तो चाहिए, पर लीडरशिप नहीं। ऐसे में अखिलेश के साथ भी गठबंधन की बात होते होते रह गई। वहीं अब चंद्रशेखर ने कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। छुटमलपुर के पास स्थित गांव घटकोली के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने एलएलबी की पढ़ाई देहरादून से की है। वर्ष 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया गया था, जिसके वह संस्थापक थे। मई 2017 में जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने मिशन जारी रखा और दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कार्रवाई की मांग उठाते रहे। हाथरस की बेटी से दरिंदगी के मामले से लेकर राजस्थान और हरियाणा में हुई घटनाओं के विरोध में भी उन्होंने प्रदर्शन किए। इसके अलावा दिल्ली में संत रविदास मंदिर हटाने से रोकने को लेकर भी उन्होंने आंदोलन किया। हालांकि गोरखपुर में अब सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद का ये चुनावी युद्ध देखने लायक होगा। ये चुनावी युद्ध सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि योगी के खिलाफ चंद्रशेखर है, बल्कि इसीलिए है कि इस चुनाव में ये भी सिद्ध हो जाएगा कि चंद्रशेखर क्या वाकई अपने ऊपर जनाधार बढ़ाने में कामयाब हुए हैं या फिर अभी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और वो है पेंशन बहाली की योजना। ये योजना योगी प्रशासन के वक्त बंद हो गई है। ये योजना मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो जाने के बाद अपना गुजारा करने के लिए सक्षम नहीं होते। हालांकि अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस योजना में जितनी भी धनराशि होगी उसका इंतजाम सपा कर लेगी। इस संबंध में सभी कर्मचारियों से बातचीत हो गई है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का ये दाव कहां तक सफल होता है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी।
इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। महाराष्ट्र में स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। सीएम ने कहा है कि स्कूलों को खोलने के लिए सभी कोविड को लेकर सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 24 जनवरी से खोल दिया जाएगा। हालांकि जनवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र में स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। सीएम ने कहा कि स्कूलों को खोलने के लिए सभी कोविड को लेकर सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी कहा कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 24 फरवरी से खोल दिया जाएगा। हालांकि जनवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना के मामले में गिरावट को देखते हुए अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। सभी का कंसर्न यही है कि एजुकेशन शुरू रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट, इंटरेक्टिव सेशन और कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे। तो उनका सबका कहना था स्कूल शुरू होने चाहिए, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी रही है। तो जब संख्या बढ़ी तो स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया, और जिस तरह से संख्या कम होती गई तो ये निर्णय लिया गया कि स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, जिसका निर्णय स्थानीय प्रशासन। पीएम मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उन्हीं से जुड़ा एक और मुद्दा चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना को लेकर बात कर रहे थे। हालांकि एक बार फिर शब्दों ने उन्हें धोखा दे दिया, या यूं कहे कि गलती से मिस्टेक हो गई। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ ये योजना लॉन्च कर दी। विरोधक इस बात का मजा उठा रहे हैं, वही समर्थक इसका समर्थन कर बोल रहे हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, मोदी जी सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में ही बोल रहे हैं। हम भी ये मानते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि हालांकि वे जिस पद पर है उन्हें ऐसी गलतियों से जहां तक संभव हो दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल श्रीलंका किस हालात से गुजर रहा है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत ने फिर एक बार श्रीलंका को एक बड़े भाई की भूमिका को लेकर दिवालियेपन से बचाया था। मामला 13 जनवरी का है, जहां श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की थी। हालांकि जरूरत पड़ने पर और $50 करोड़ की मदद दी, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। वहीं अब हालात ये हो गए हैं कि श्रीलंका के कुछ सांसदों ने भारत से तमिलों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की मांग की है, जिससे बात बिगड़ सकती है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। भले ही भारत श्रीलंका के सबसे बुरे दौर से गुजरने में मदद कर रहा हो, लेकिन इससे ये नहीं हो सकता है कि श्रीलंकाई सांसद अपनी सरकार को घेरने के लिए भारत से उनके भीतर जो मुद्दे पनप रहे हैं वो सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ उस देश के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी, बल्कि फिलहाल जो सत्ताधारी है उनके और भारत के बीच कड़वाहट भी आ सकती है। वहीं श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गमनपीला ने कहा है कि भारत श्रीलंका का हिस्सा नहीं है, इसलिए श्रीलंका के सांसदों को अपनी समस्याओं को लेकर भारत की तरफ न जाकर श्रीलंका में ही सुलझाना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि श्रीलंका हर मामले में भारत की मदद नहीं चाहता। इसे किसी कड़वाहट से नहीं तो स्वाभिमान के नजरिए से देखने की जरूरत है। लिहाजा भविष्य में श्रीलंका और भारत के संबंधों में सुधार होने की अपेक्षा जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज।
प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।